गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना देखते हैं प्रैक्टिस सेट 49। हम कहेंगे हमारा होम मैनेजमेंट का एक तरीके से चौथा प्रैक्टिस सेट है और हम कहेंगे कि कुल मिलाकर के 7वां और 8वां हमारा टॉपिक है। इसमें यहाँ पर देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग का देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन हमारे समय व्यवस्थापन एवं ऊर्जा व्यवस्थापन के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, समय व्यवस्थापन और ऊर्जा व्यवस्थापन के तहत जो भी हमारे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट की प्रक्रिया हमारी जो है क्या है, ऑलवेज होती रहती हैं। तो कहा गया है कि समय और ऊर्जा दोनों को हम लोग किस में रखते हैं, हम लोग कहेंगे कि ये जो रिसोर्सेस होते हैं फैमिली रिसोर्सेस में, हम कहेंगे कि ये दोनों को मानवीय और अमानवीय दोनों संसाधन है। तो इस तरीके से हमारा जो समय है और ऊर्जा है, समय और ऊर्जा दोनों हमारे मानवीय और अमानवीय संसाधन के अंतर्गत रखे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि समय एक अनुभव मात्र है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, टाइम मैनेजमेंट से हमारा पहला क्वेश्चन है कि समय एक अनुभव मात्र है। मीन्स क्या बोलेंगे, टाइम को आप किससे काउंटिंग करेंगे, हम कहेंगे कि टाइम की प्रक्रिया किससे होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना टाइम का प्रोसेस किससे है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर टाइम का जो प्रोसेस है हमारा, हम लोग कहेंगे टाइम। यहाँ पर देखिए, जो टाइम का प्रोसेस होता है वो एक तरीके का नहीं होता है, कई रूपों में होता है। लेकिन जो मेनली हमारा टाइम का प्रोसेस होता है वो हम लोग क्या करते हैं, अपने साइकोलॉजिकली सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, बना करके चलते हैं। मीन्स एक हमारा ये क्या है, मानक है। टाइम नॉर्म्स के तहत हम लोग कहेंगे कि एक टाइम नॉर्म्स है, एक मानक है। समय एक अनुभव मात्र है, मनोवैज्ञानिक समय, जैविक समय, समय चक्र और डी हम कहेंगे कोई नहीं। तो हमारा समय एक अनुभव, एक्सपीरियंस हम कहेंगे अनुभव मात्र है। तो समय का अनुभव की जो बातें होती है वो साइकोलॉजिकली होती है। अनुभव करना मीन्स फीलिंग करो, तो फीलिंग की प्रक्रिया हमें क्या होती है, साइकोलॉजिकली मेंटली होती है। हम कहेंगे मानसिक तौर पर समय हमारा क्या होता है, मनोवैज्ञानिक समय होता है अकॉर्डिंग टू हम कहेंगे एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से अगर टाइम की बात करें तो हम लोग कहेंगे टाइम के एक नहीं 3 स्वरूप होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मनोवैज्ञानिक समय एक होता है। दूसरा हम लोग कहते हैं जैविक समय होता है, जैविक समय होता है। और तीसरा हम लोग कहते हैं समय चक्र होता है। इस समय चक्र के सिस्टम में हम लोग कहते हैं घड़ी हमारी क्या होती है, समय चक्र के अंतर्गत आती है। और हम लोग कहेंगे कि साइकोलॉजिकली हमारा जो है क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि हमारे व्यक्तिगत ये प्रोसेस हर व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है। हम लोग कहेंगे जैविक समय तय जो है, हम कहेंगे मानव शरीर क्रिया विज्ञान से इसका संबंध है। हम लोग कहेंगे मानव शरीर क्रिया से संबंधित है। ये समय हमारा संबंधित है। मीन्स हम कहेंगे कि हमें भोजन कब करना चाहिए। जो एक साइकोलॉजिकल टाइम होता है कि भोजन हमें कब करना है, जब भूख लगे तो वो हमारा एक जैविक टाइम है, बायोलॉजिकल टाइम है। हमारे भूख का लगना जैविक टाइम है, प्यास का लगना एक जैविक टाइम है। हम लोग कहेंगे अपनी दैनिक क्रियाओं को करना, ये हमारा क्या है, हम लोग कहेंगे जैविक समय है। श्वसन की गति एक जैविक समय है। हम कहेंगे कि हमारे हार्ट बीट की गति हमारी क्या है, जैविक समय है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि मनोवैज्ञानिक समय जो है, तो मनोवैज्ञानिक समय में हम लोग कहते हैं इंतजार। और हम लोग कहते हैं कार्य व्यस्तता। जैसे आप कहेंगे एग्जाम में आप 3 घंटे का आपका एग्जाम है, तो कार्य में आप इतना व्यस्त हो गए कि 3 घंटा कब निकल गया आपको मालूम ही नहीं चला। तो ये मनोवैज्ञानिक है कि 3 घंटा आपका कब निकल गया। ये कार्य व्यस्तता, एग्जाम का प्रोसेस आप यहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम अगर आपका 3 घंटे का है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना जल्दी ये 3 घंटा बीत गया। लेकिन अगर किसी का इंतजार करना है, वेट करना है, तो हम लोग कहेंगे कि वेट करने के तहत 5 मिनट भी अगर हमको वेट करना पड़ जाता है तो लगता है कि बहुत समय से हम यहाँ पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। तो एक हमारा ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल टाइम होता है।
और दूसरे तहत हम लोग कहेंगे कि मानव शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाएं, भूख, नींद, प्यास, ये सभी क्रियाएं हमारी जैविक समय के अनुरूप होती हैं। और लाइक दैट हम लोग कहते हैं समय चक्र मीन्स कार्य का बंटवारा जो हम करते हैं वो अपने समय के अनुरूप करते हैं, घड़ी की क्लॉक चक्र के अनुरूप करते हैं कि हमें कब पढ़ना चाहिए, कब हमें कोई कार्य और करना चाहिए, कब हमें बाजार जाना चाहिए, कब नाश्ता तैयार करना चाहिए, कब हमें सोना चाहिए। ये अगर हमने क्या कर रखा है, घड़ी के माध्यम से बना रखा है, तो वो हमारा होता है क्लॉक चक्र का। तो इस तरीके से आज हमारा समय का प्रोसेस किससे है, एक्सपीरियंस से, तो हम कहेंगे मनोवैज्ञानिक समय। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, सोने का समय आने पर नींद या आलस्य का एहसास कौन सा समय होगा? हम लोग कहेंगे कि सोने का समय आने पर, जब सोने का समय आएगा तो सोने के समय आने पर नींद आना और हम कहेंगे आलस आना, ये हमारा एहसास कौन सा समय है? हम लोग कहेंगे, अभी हमने बता दिया था आपको, हम कहेंगे जैविक टाइम है। कौन सा टाइम है? ये जैविक टाइम के अनुरूप ही नींद आती है और आलस से आते हैं सोने के समय पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र की सबसे छोटी अवस्था। हम लोग कहेंगे कि समय के अनुरूप हमारा क्या होता है, पूरे हमारे फैमिली साइकिल को हम लोग कहेंगे, फैमिली लाइफ सर्किल को हम लोग कहेंगे कि कितनी अवस्थाएं होती हैं, पारिवारिक जीवन चक्र की कुल कितनी अवस्था होती है। हम लोग कहेंगे कि पारिवारिक जीवन चक्र की 5 अवस्था होती है। ये देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था, इस पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था को हम लोग कहेंगे 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं, जिसे हम लोग प्रथम अवस्था हम कहेंगे, द्वितीय अवस्था, फिर हम कहते हैं तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, इसके बाद पंचम अवस्था। यहाँ पर देखिए, इनके नाम भी हैं। प्रथम अवस्था को समायोजन की अवस्था बोलते हैं, समायोजन की अवस्था। दूसरे को हम लोग कहते हैं जो है कि विस्तार की अवस्था। तीसरे को बोलते हैं संकुचित अवस्था। और यहाँ पर देखिए, चौथे और पांचवें का हम लोग बोलते हैं सेवानिवृत्ति की अवस्था, सेवानिवृत्ति की अवस्था। ये हमारी अवस्था है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है पारिवारिक जीवन चक्र की सबसे छोटी अवस्था और जब सबसे छोटी अवस्था की बात कर रहा है तो हमें मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी अवस्था भी होगी। तो सबसे छोटी अवस्था कौन सी है? यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि प्रथम अवस्था ये हमारी सबसे छोटी होगी। प्रथम अवस्था सबसे छोटी। देखिए, प्रथम अवस्था सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी अवस्था कौन होती है? यहीं पर हम लोग कहेंगे द्वितीय, सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी अवस्था हमारी द्वितीय की होती है और प्रथम अवस्था सबसे, पारिवारिक जीवन चक्र की हमारी प्रथम अवस्था सबसे छोटी अवस्था होती है, जबकि द्वितीय अवस्था सबसे बड़ी अवस्था होती है। हम लोग कहेंगे प्रथम अवस्था का नाम समायोजन की अवस्था, द्वितीय अवस्था का नाम हम कहेंगे विस्तार की अवस्था, और तृतीय को बोलेंगे संकुचित अवस्था, और चतुर्थ और पंचम को बोलते हैं सेवानिवृत्ति की अवस्था। तो इस तरीके से हमें सबसे छोटी अवस्था और सबसे बड़ी अवस्था का भी ज्ञान हो गया है। अब आइए देखते हैं, जीवन लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है किस, हम कहेंगे अवस्था में जीवन लक्ष्य, हम कहेंगे लाइफ गोल का डिटर्मिनेशन कब किया जाता है, किस अवस्था में लाइफ गोल डिटर्मिनेशन किया जाता है? प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, तृतीय अवस्था में, चतुर्थ अवस्था में। तो हम कहेंगे कि लक्ष्यों का निर्धारण हम लोग किस अवस्था में करते हैं?
प्रथम अवस्था में लक्ष्यों का निर्धारण होता है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा होता है। नवविवाहित जोड़े होते हैं, नई नई शादियां इसमें हुई रहती हैं, बच्चे नहीं हुए रहते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। प्रथम अवस्था में लक्ष्यों का निर्धारण, और हम कहेंगे कि योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग भी यहां पर की जाती है, मीन्स योजना भी बनाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन अपना। देखिए, कार्यभार सबसे हल्का किस अवस्था में होता है, तो हम लोग कहेंगे कार्यभार मीन्स समायोजन की अवस्था, जहां पर नवविवाहित जोड़े हों, मीन्स हम कहेंगे आपस में एक दूसरे का समायोजन कर रहे हैं, उनको और कुछ नहीं करना है, केवल अपने पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवस्था प्रथम की है, मीन्स नए जीवन का जो आगाज हुआ है, उसको मैनेज करना ही उनका मेन कार्य होता है। मीन्स कहेंगे कि सब कार्यभार सबसे हल्का किस अवस्था में होता है, तो हम लोग कहेंगे प्रथम अवस्था में होता है। मीन्स यहाँ पर कार्य बहुत कम होता है, समय बहुत इनके पास ज्यादा होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखिए, कार्यभार सबसे अधिक किस अवस्था में होता है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है कि कार्यभार सबसे अधिक किस अवस्था में होता है। तो देखिए, हमारा प्रथम में हमें मालूम हो गया कि कम होता है, द्वितीय में अधिक होगा, तृतीय में भी अधिक होगा, चतुर्थ में थोड़ा कम होगा। तो द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था में कार्यभार अधिक होता है, लेकिन दोनों में से सबसे ज्यादा किस में होगा, तो हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा कार्यभार द्वितीय अवस्था में होगा। तो देखिए, हम लोग कहेंगे कार्यभार का जब प्रोसेस लिया जाता है यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे कि सबसे ऑर्डर के सिस्टम में देखते हैं जो है, तो देखिए हमारा आएगा प्रथम आता है, प्रथम में सबसे कम कार्यभार का जो ऑर्डर है इस तरह से चलता है, पहले प्रथम आता है, फिर हम लोग कहते हैं तृतीय आता है, कार्यभार पहले हमारा प्रथम, फिर हम लोग कहते हैं कि पंचम आएगा, फिर हम कहेंगे कि चतुर्थ आएगा, चतुर्थ होगा, और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि तृतीय होगा, और इसके बाद हम लोग कहेंगे द्वितीय होगा, द्वितीय। तो इस तरीके का प्रोसेस हमारा, थोड़ा ये देखिए मिस्टेक की बातें यहाँ पर आ गई है, एरो का प्रोसेस हमारा थोड़ा गड़बड़ हुआ है। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये हमारा प्रथम में कार्यभार सबसे कम होगा, इसके बाद हम कहेंगे चतुर्थ में होगा, ये पंचम में होगा, पंचम में, फिर हम कहेंगे चतुर्थ में, फिर हम कहेंगे इससे ज्यादा हमारा तृतीय में होगा, और सबसे अधिक हम लोग कहेंगे कि द्वितीय में होगा, द्वितीय में। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कार्यभार सबसे अधिक किस अवस्था में होगा, हम कहेंगे द्वितीय अवस्था में कार्यभार सबसे अधिक होगा। तो यहाँ कार्यभार का बढ़ता हुआ क्रम, कार्यभार का बढ़ता हुआ क्रम ये मीन द्वितीय अवस्था में, पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में कार्यभार सबसे ज्यादा होता है, और प्रथम अवस्था में हम लोग कहेंगे सबसे कम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना सातवां क्वेश्चन। देखिए, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और परिवार की प्रतिदिन देखरेख में समय लगता है। एक गृहिणी का पर डे प्रतिदिन 1 वर्ष से कम उम्र का शिशु है, तो प्रतिदिन कितना समय गृहिणी का शिशु को और परिवार के सदस्यों पर उसका समय खर्च होता है। तो हम कहेंगे पर डे गृहिणी का 24 घंटे में से 5 घंटे 41 मिनट, हम कहेंगे 5 घंटे 41 मिनट समय प्रतिदिन व्यय होता है। 1 वर्ष से छोटा है, 1 वर्ष से कम उम्र का अगर शिशु है, तो पर डे हम कहेंगे 5 घंटा 41 मिनट का समय प्रतिदिन व्यय होता है इनके देखरेख में। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखिए।
बोला है कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चा, अगर 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की एक परिवार की प्रतिदिन देख रेख में कितना समय लगता है, हम कहेंगे यहाँ पर 2 वर्ष से कम या 1 वर्ष से अधिक। हम इसको 2 फॉर्मेट में कह सकते हैं, जिसे बोल रखा है कि 2 वर्ष से कम उम्र, यहाँ पर लिखा जाए 2 वर्ष से कम उम्र के बालक, या इसे इस रूप में भी आप कह सकते हैं जो है कि 1 वर्ष से अधिक उम्र के बालक। इस तरीके से आपका क्वेश्चन घुमा करके भी हो सकता है, 2 वर्ष से नीचे भी कह सकता है, 1 वर्ष से अधिक उम्र के बालक पर भी बोल सकता है कि गृहिणी का कितना समय खर्च होता है, तो हम लोग कहेंगे 3.5 घंटे प्रतिदिन व्यय होता है। तो इस तरीके से हम लोग को ऑप्शनल क्या सही मिलता है, बी ऑप्शन हमको सही मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखिए गृह निर्माण संबंधित क्रियाओं की योजना बनाई जाती है। मकान बनाना है तो मकान बनाने के जो प्लानिंग की जाती है, मकान बनाने की प्लानिंग कब करनी चाहिए, जो है हम कहेंगे प्रथम अवस्था में करनी चाहिए, द्वितीय अवस्था में करनी चाहिए, तृतीय अवस्था में करनी चाहिए, या चतुर्थ अवस्था में करनी चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि घर का निर्माण, गृह निर्माण मीन्स तृतीय अवस्था में हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तृतीय अवस्था में घर के निर्माण की प्लानिंग करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। अब यही देखिए जो है चतुर्थ अवस्था में घर का निर्माण करना चाहिए। तो इस तरीके से आया जो है कि घर के निर्माण की प्लानिंग, यहाँ देखना घर के निर्माण की यहाँ प्लानिंग की बातें हैं। घर के निर्माण की प्लानिंग की जाएगी हमारी तीसरी अवस्था में, जबकि घर का निर्माण किया जाएगा, हम लोग कहें घर का निर्माण किया जाएगा चतुर्थ अवस्था में, और जबकि प्लानिंग की जाएगी हम कहेंगे पारिवारिक जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में प्लानिंग की जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10वां क्वेश्चन हमारा। देखिए समय व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मीन्स कौन सी अवस्था है जिसमें टाइम मैनेजमेंट की नीड नहीं होती है, तो हम कहेंगे जरूरत ही नहीं है टाइम मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर कौन सी अवस्था है जहाँ समय व्यवस्थापन का कोई मतलब नहीं है, मीन्स टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि मालूम है हमें कि जब सेवानिवृत्ति हो जाती है, जब सेवानिवृत्त हो गया व्यक्ति, तो वहां पर हम कहेंगे कि उसको टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत ही क्या है। तो सेवानिवृत्त का प्रोसेस में हमने आपको बताया कि चतुर्थ और पंचम अवस्था, कौन सी चतुर्थ और पंचम अवस्था हमारी क्या होती है, सेवानिवृत्त की होती है। तो इसलिए हम कहें चतुर्थ अवस्था में समय व्यवस्थापन, टाइम मैनेजमेंट, हम कहेंगे टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता हमारी किस अवस्था में नहीं पड़ती है। आइए 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समय व्यवस्थापन के कितने निर्धारक तत्व होते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग कहेंगे समय व्यवस्थापन के कितने निर्धारक टाइम मैनेजमेंट एलिमेंट्स हमारे कितने होते हैं, हम कहते हैं कि 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो आइए 7 का नाम आपको हम गिनाते हैं। जो है यहाँ पर पहला हमारा मिलता है समय मूल्य। पहले का नाम हमारा होगा समय मूल्य, दूसरे को हम लोग कहेंगे समय मानक कहेंगे, और तीसरे को हम लोग बोलेंगे समय क्रम कहा जाता है। चौथे को हम लोग कहेंगे अतिरिक्त कार्यभार, और इस तरह से 5वें को हम लोग कहेंगे
यहाँ पर वर्क कर्व मीन्स कार्य वक्र, कार्य वक्र। और छठे को बोला जाएगा, देखिए छठे को हम लोग बोलेंगे जो जीवन चक्र, जीवन चक्र, जीवन चक्र। और सातवें को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो है विश्राम काल, विश्राम, विश्राम काल। तो देखिए ये हमारे हैं 7। आपको दिख रहा होगा कि हमारा 7 तत्व, पहला हमारा समय मूल्य है, दूसरा समय मानक है, तीसरा समय क्रम है, चौथा अतिरिक्त कार्यभार है, पांचवा हमारा कार्य वक्र है, छठा हमारा जीवन चक्र है, सातवां विश्राम काल है। लाइक दैट इसे हम लोग टाइम कॉस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे टाइम कॉस्ट। इसे हम लोग टाइम नॉर्म्स बोलते हैं, टाइम नॉर्म्स। यहां पर हम लोग बोलते हैं टाइम सीक्वेंस, सीक्वेंस। यहां हम लोग बोलते हैं पीक लोड, पीक लोड। ये पीक लोड है हमारा। ऐसे हम लोग बोलते हैं वर्क, वर्क कर्व। और इसे हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। ऐसे बोलते हैं हम लोग रेस्ट पीरियड, रेस्ट पीरियड, पीरियड। ये देखिए हमारे 7, हम लोग कहेंगे कि 7 हमारा क्या है जो है, कितने निर्धारक तत्व होते हैं, 7 होते हैं। तो इसलिए ऑप्शनल आपका क्या सही हुआ, 7 सही हुआ, 7 सही हुआ। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसे देख सकते हैं कि हमारा 7 क्या है जो है, समय के निर्धारक, हमारे टाइम मैनेजमेंट के तहत हम कहेंगे निर्धारक तत्व होते हैं। इनके बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इनके डिफिनीशन के तहत आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ज्यादातर हम आपको क्या कर सकते हैं कि कुछ न कुछ यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे हमारा समय मूल्य की प्रक्रियाओं को 3 के प्रोसेस में लिया गया है। आप कह सकते हैं जो है यहाँ पर कार्य का समय, इसके बाद विश्राम का समय, विश्राम का समय, विश्राम का समय, इसके बाद मनोरंजन का, मनोरंजन का। तो इसे हम लोग 8-8 घंटे में बांटते हैं, 8 आवर्स, 8 घंटे, 8 घंटे। ये भी हमारा 8 घंटे का होता है और ये भी हमारा 8 घंटे का होता है। तो देखिए यही टाइम कॉस्ट है जो आप समझ गए होंगे। टाइम कॉस्ट 24 आवर्स को हम लोग क्या करते हैं, मूल्य दिए हैं कि कितना मूल्य, कितने समय का कितना मूल्य होता है। कार्य हमारा 8 घंटे, वर्किंग पीरियड हमारी 8 घंटे की होनी चाहिए, रेस्टिंग पीरियड भी 8 घंटे की होती है। हम कहेंगे मनोरंजन का समय भी 8 घंटे का होता है। ये नेक्स्ट हमारे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ भी है जो है। तो इस तरीके से टाइम नॉर्म्स के तहत भी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हर गृहिणी के पास 24 आवर्स ही होता है, इससे ज्यादा किसी गृहिणी के पास समय नहीं होता। तो आप इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं जो है कि इसको टाइम नॉर्म्स के तौर पर आप कह सकते हैं जो है कि हमारा जो समय लगता है किसी कार्य, किसी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि किसी कार्य में लगने वाला समय, किसी कार्य में लगने वाला समय, किसी कार्य में लगने वाला जो समय होता है उसे हम लोग टाइम मानक के नाम से जानते हैं। और इसके बाद ऑर्डर के सिस्टम में टाइम सीक्वेंस समझ सकते हैं। पहले हल्का कार्य करना चाहिए, फिर मध्यम कार्य करना चाहिए, फिर हमें कठोर कार्य करना चाहिए। ये हमारा टाइम सीक्वेंस का होता है। और अतिरिक्त कार्यभार में पीक लोड में आप समझिए कि एक निश्चित समय में एक से अधिक कार्य जब किया जाता है, एक साथ किया जाता है, तो उसे हम लोग पीक लोड कहते हैं। जैसे मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है, बच्चों को नहलाना धुलाना, कपड़े उनका जो है क्या करना, पहलाना, प्लस कहेंगे जो है कि उनका नाश्ता तैयार करना, टिफिन तैयार करना, इसके बाद अगले को भी ऑफिस के लिए तैयार करना। मीन्स सुबह के सिस्टम में बहुत सारे कार्य एक साथ आ जाते हैं, एक निश्चित समय में ही आते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पीक लोड। मीन्स पीक लोड की प्रक्रिया सबसे अधिक मॉर्निंग में होती है और सबसे कम जो है हम कहेंगे दोपहर का होता है। मीन दोपहर को सबसे कम कार्य पड़ते हैं, जबकि मॉर्निंग में सबसे अधिक कार्य पड़ते हैं। रात के सिस्टम में मॉर्निंग की तुलना में कम कार्य हमें पड़ते हैं। तो ये हमारा होता है पीक लोड की प्रक्रिया। कार्य वक्र के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा सुबह का जो कार्य वक्र की प्रक्रिया होती है वो सबसे हाई होती है और दोपहर में सबसे लो होती है। जीवन चक्र के तहत आपको मालूम ही है, हमने बता चुके हैं हम कि 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? जीवन चक्र
चक्र की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहले की तरह आपको मालूम है समायोजन की अवस्था, दूसरा हम लोग कहेंगे विस्तार की अवस्था, तीसरा संकुचन की अवस्था, चौथा और पांचवा को हम लोग कहेंगे सेवानिवृत्ति की अवस्था। लाइक विश्राम काल जो हम लोग कहेंगे, विश्राम मीन्स कार्य हम करते हैं, शारीरिक कार्य और मानसिक कार्य दोनों वर्क होता है। तो हम कहेंगे जहां मेंटल वर्क की बात आती है, मानसिक कार्य अगर किया जाता है तो 40 मिनट कार्य करने के बाद 2 मिनट की रेस्टिंग हमारी जरूरी है, जिसे हम लोग रेस्ट पीरियड कहते हैं। जबकि जो हैवी कार्य होते हैं तो हैवी कार्य में जो समय लगता है उस समय का 57% हमें भाग रेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको हमने दिया है कि यहां पर देखिए रेस्टिंग पीरियड का प्रोसेस कहां से होता है, कितना रेस्ट करना चाहिए। तो यहां पर हमें मालूम है रेस्ट पीरियड, देखिए रेस्ट पीरियड का प्रोसेस में अगर मेंटल वर्क है, रेस्ट पीरियड में मेंटल वर्क अगर मेंटल वर्क है तो हम कहेंगे 40 मिनट के कार्य पर 2 मिनट का रेस्ट, 2 मिनट का रेस्ट। इस तरीके से हम कहते हैं फिजिकल वर्क है जो है, फिजिकल वर्क है, मीन्स फिजिकल वर्क को हम लोग जो है, मेंटल वर्क को हम लोग लाइटर वर्क बोलते हैं, लाइट वर्क है, ये हमारा लाइट वर्क है। और ये हमारा हम कहेंगे फिजिकल को हम लोग बोलते हैं ये हार्ड वर्क है। क्या बोलते हैं हम लोग, ये हार्ड वर्क है। ये देखिए हार्ड वर्क है। तो हम कहेंगे हार्ड वर्क टाइम क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लेते हैं हार्ड वर्क टाइम का हम लोग 50%, ये कहेंगे 57% रेस्ट होना चाहिए। हार्ड वर्क टाइम का 57% रेस्ट होना चाहिए। जबकि हमारा जो मेंटल वर्क होगा मीन्स लाइट वर्क है, उसमें हम कहेंगे 40 मिनट पे हमारा 2 मिनट का रेस्टिंग होना चाहिए। जबकि मध्याह्न के सिस्टम में हम लोग कहेंगे, मध्याह्न के सिस्टम में मीन्स हम कहेंगे दोपहर के समय का जो हमारा रेस्टिंग पीरियड होता है दोपहर का, वो हमारा बोला जाता है 30 से लेकर के 45 मिनट का होता है। तो मध्यमान का हमारा मध्यमान का रेस्ट टाइम मध्यमान का रेस्ट टाइम हमें मालूम है कि 30 से लेकर के 45 मिनट होता है। ये देखिए 30 से लेकर के 45 मिनट हम कहेंगे मध्यमान रेस्ट टाइम। आइए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। देखिए समय किस प्रकार का साधन है, हम कहेंगे समय सीमित साधन है या असीमित साधन है या दोनों है। तो हम कहेंगे अमीर हो या गरीब हो, सभी को एक निश्चित समय दिया गया है। 24 आवर्स मीन्स 12 घंटे की प्रक्रियाएं हमारी दी जाती है। जो भी व्यक्ति होगा उसको 24 घंटे ही दिया जाता है। मीन्स हम कहेंगे समय हमारा क्या होता है, लिमिट होती है। समय की हमारी क्या होती है, लिमिट होती है। हम कहेंगे कि हर वर्ग का एक समय होता है, ये समय हमारा लिमिट होता है। प्रत्येक कार्य का एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित समय होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे समय किस प्रकार का साधन है, हम कहेंगे समय हमारा एक सीमित साधन है, न कि असीमित साधन है। आइए 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक गृहिणी सप्ताह में कितने घंटे कार्य करती है, हम कहेंगे कि एक गृहिणी सप्ताह में हम लोग को मालूम है कि 22 से 27 घंटे वर्क करती है। कितना घंटे वर्क करती है, 22 से 27 घंटे। यहाँ पर हम लोग को दिख नहीं रहा है तो हम लोग कहेंगे, इसको लेंगे। यहाँ पर देखिए एक गृहिणी सप्ताह में कितने घंटे कार्य करती है, तो क्राइटेरिया 22 से 27 घंटे कार्य करती है। तो गृहिणी सप्ताह में यहाँ पर हमें मिल नहीं रहा तो हम लोग काउंट करें किसको, 30 से 35 घंटे। एक्यूरेसी आप याद रखेंगे 22 से 27 घंटे। ऑप्शनल में आपका नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर लेंगे, पहले को पकड़ लेंगे 30 से 35 घंटे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14वां क्वेश्चन।
देखिए किस कार्य को करने में सबसे अधिक समय लगता है, तो यहाँ पर बातें हमारे समय की है कि किस कार्य को करने में सबसे अधिक समय लगता है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारे जो कार्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ये हमारा जो कार्य है, कार्य हमारा 3 प्रकार का होता है। एक हम लोग कहते हैं सेडेंट्री एक वर्क होता है। एक हम लोग कहते हैं मिडिल वर्क होता है। और तीसरा हम लोग कहते हैं हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क। तो देखिए सेडेंट्री मीन्स निम्न वर्क होता है। हम लोग क्या बोलेंगे? निम्न वर्क, निम्न कार्य, मध्यम कार्य और इसे हम लोग कहते हैं कठोर कार्य। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है किस कार्य करने में सबसे अधिक समय लगता है। हम कहेंगे हमारा जो कठिन कार्य होगा, जो हार्ड वर्क होगा, हार्ड वर्क में हमको ज्यादा समय लगेगा, और जो निम्न वर्क होगा उसमें हम कहेंगे सबसे कम समय लगेगा। तो इस तरीके से हमारा 14वां का ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम देखते हैं कि सफाई, कपड़ा धोना, भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, इस तरह प्रोसेस में हम कहेंगे कि भोजन बनाना हमारा क्या है? हार्ड वर्क है। कपड़ा धोना भी हमारा क्या हार्ड वर्क है। सफाई पता नहीं किस तरह सफाई है, और झाड़ू लगाना ये निम्न वर्क है। इसे हम कहेंगे निम्न कार्य है, ये निम्न कार्य है, ये भी हमारा निम्न कार्य है, ये भी नहीं। लेकिन कपड़ा धोना ये कठोर कार्य है। तो ये कठोर कार्य है। भोजन बनाना भी हमारा कठोर कार्य है, लेकिन हम कहें भोजन बनाना हमारा क्या है? सबसे ज्यादा समय लेता है। तो इस तरीके से हमें मालूम हुआ कि किस कार्य को करने में सबसे अधिक समय लगता है, मीन्स भोजन बनाने के कार्य में सबसे अधिक कार्य लगता है। तो इस तरीके से कार्य क्राइटेरिया आपने देख लिया होगा कि निम्न कार्य, मध्यम कार्य और कठोर कार्य। आइए 15वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अन्य कार्य की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, मीन्स हमारा एक कार्य ऐसा है कि जो सभी कार्यों की अपेक्षा 2 गुना समय लेता है। 2 गुना समय लेने वाला हम कहेंगे 2 गुना समय लेने वाला कार्य 2 गुना समय लेने वाला कार्य हम कहेंगे भोजन बनाना। शुद्ध ये होगा कि भोजन हमारा क्या है? सभी कार्यों की अपेक्षा 2 गुना ज्यादा समय लेता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए। कार्य को करने में लगे समय को कहते हैं, किसी भी कार्य को करने में जो समय लगता है, अभी हमने बताया है ये हम लोग का टाइम मैनेजमेंट डिटरमाइंड एलिमेंट्स है। हम लोग कहें कि समय व्यवस्थापन को निर्धारित करने वाले तत्व। यहाँ पर ये देखिए ये सभी तत्व हैं। समय मूल्य भी है, समय मानक भी है, समय क्रम भी है, पीक लोड भी है। ये सभी हम लोग को मालूम है कि इनको हम कहते हैं कि समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व। ये सभी समय व्यवस्थापक के निर्धारक तत्व हैं, जिसे हमने बताया कि ये 7 होते हैं। तो एक किसी कार्य को लगने वाले समय को हम लोग क्या बोलते हैं? मानक बोला जाता है, टाइम नॉर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम नॉर्म्स। कि किसी भी कार्य का एक समय होता है कि ये कार्य हमारा इतने समय में पूर्ण हो जाना चाहिए, तो उसके तहत हम लोग कहते हैं कि एलिमेंट्स की बातें हमारी आती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं समय मानक बोला जाता है। तो इस तरीके से आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 17वां क्वेश्चन। देखिए अचार बनाना किस प्रकार का कार्य है? अचार बनाना हमारा दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, वार्षिक कार्य है, या डी हम कहेंगे सभी। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? मीन्स ये हमारे क्या घरेलू खाद्य पदार्थ हैं, इन्हें हम कहेंगे कि ये हमारे क्या रोज बनाए जाएंगे, या सप्ताह में अचार बनाया जाएगा, या वर्ष भर में एक बार बनाया जाएगा। हम कहेंगे यह हमारा एक ऐसा कार्य है जो वार्षिक है। हम कहेंगे कि ये वार्षिक कार्य हमारा भोजन बनाना। ये देखिए भोजन बनाना
भोजन बनाना हमारा दैनिक कार्य कहा जाएगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे देखिए यहां पर हम लोग कहेंगे बेडशीट, 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 कर्टेन, कर्टेन और खिड़की, खिड़की की सफाई, की सफाई, ये हमारा साप्ताहिक वर्क होगा। और इसके बाद हम कहेंगे अचार बनाना, ये हमारा वार्षिक कार्य के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से आपका 17वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए हम लोग 18वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए धूल झाड़ना किस प्रकार का कार्य है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे किस प्रकार का कार्य है, दैनिक कार्य है, वार्षिक कार्य है, साप्ताहिक कार्य है, या हम कहेंगे कोई नहीं। तो हम लोग को ये मालूम है कि धूल झाड़ना, धूल झाड़ने की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे क्या रोज करनी चाहिए, या साल में एक बार करनी चाहिए, या साप्ताहिक करनी चाहिए। हम कहें धूल झाड़ने की प्रक्रिया पर डे करनी चाहिए। धूल झाड़ना मीन्स पर डे होना चाहिए, दैनिक होना चाहिए। देखिए कमरों की साफ सफाई करना किस प्रकार का कार्य है। कमरे, रूम की सफाई, रूम की सफाई करनी है। तो रूम की सफाई क्या हम डेली करेंगे, या वार्षिक करेंगे, या साप्ताहिक करेंगे। तो हम कहेंगे कि रूम की सफाई हम लोग को डेली करनी चाहिए। कमरे की सफाई हमें दैनिक है, डेली करना चाहिए। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिलाई, कढ़ाई और बुनाई किस प्रकार का कार्य है। हम कहें कि क्या दैनिक हमारा कार्य होना चाहिए, या साप्ताहिक, या वार्षिक। हम कहेंगे सिलाई कढ़ाई सप्ताह में एक बार करनी चाहिए, एक बार से अधिक मीन्स सिलाई कढ़ाई और बुनाई की प्रक्रिया सप्ताह में मात्र एक दिन करनी चाहिए। ये हमारा साप्ताहिक वर्क होता है। देखिए भोजन व्यवस्थापन किस प्रकार का कार्य है जो है, मीन्स भोजन बनाना नहीं है। हम लोग को बातें आती है यहाँ पर भोजन बनाना, भोजन की व्यवस्था करना। देखिए भोजन बनाना, भोजन बनाना, भोजन बनाना और भोजन की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करना। भोजन बनाना और भोजन की व्यवस्था ये हमारे दो क्वेश्चन है। तो भोजन बनाना आपको मालूम हो गया है जो है कि ये दैनिक वर्क है, दैनिक कार्य है, ये दैनिक कार्य है। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है जो है कि भोजन की व्यवस्था करनी है, भोजन बनाना नहीं है। भोजन की व्यवस्था हम लोग को कब करनी चाहिए, हम कहेंगे पारिवारिक होनी चाहिए। भोजन की व्यवस्था हमारी न दैनिक होनी चाहिए, न वार्षिक होनी चाहिए, न साप्ताहिक होनी चाहिए। भोजन की व्यवस्था पारिवारिक होनी चाहिए। परिवार में कितने लोग हैं, कितने आए, कितने गए, मीन्स कौन खाएगा, कौन नहीं खाएगा। तो इस तरीके का हम लोग कहेंगे पारिवारिक। घर में 10 लोग खाएं, 10 लोग में हो सकता है 2 लोग की तबीयत गड़बड़, 2 लोग ना खाएं, और हम कहेंगे हो सकता है 2 लोग बाहरी बढ़ गए हों। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि भोजन की व्यवस्था हमारी न दैनिक होती है, न वार्षिक होती है, न साप्ताहिक होती है। हम कहते हैं पारिवारिक होती है। परिवार में जितने सदस्य होते हैं उसी के अनुरूप उसकी व्यवस्था की जाती है। आइए 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक निश्चित समय में अधिक कार्यों को एक साथ संपन्न कहलाता है। हम कहें क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि एक निश्चित समय में फिक्स टाइम, यहाँ पर देखिए बोल रहा है फिक्स टाइम, फिक्स्ड टाइम, फिक्स टाइम, टाइम फिक्स है बट मेनी वर्क, बट मेनी वर्क, बहुत सारे फिक्स टाइम है लेकिन बहुत सारे कार्य हैं। तो हम कहेंगे कि इसे पीक लोड इंग्लिश में कहा जाएगा, हिंदी में अत्यधिक कार्यभार बोलेंगे। इसके समय को हम लोग जो है पीक टाइम बोलते हैं। शिखर मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन हमारा सही होगा डी। या आप कहिए शिखर समय कह सकते हैं, अत्यधिक कार्यभार कह सकते हैं, पीक लोड कह सकते हैं। देखिए पीक लोड का समय प्रायः होता है कितने बजे से कितने बजे तक पीक लोड का समय होता है। सुबह 6 से 11 बजे, शाम 6 से 10 बजे, दोपहर। हम कहें कोई नहीं, पीक लोड का समय आप याद रखना कि सुबह 6 बजे से 11 बजे का समय हमारा पीक लोड का होता है। सुबह 6 बजे से पीक लोड का समय प्रायः होता है, हम कहेंगे 6 बजे से 11 बजे तक।
देखिए, किसी भी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के भार के विवरण की जानकारी मिलती है, तो हम कहेंगे किसके द्वारा ये जानकारी मिलती है। किसी भी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के भार के विवरण की जानकारी मिलती है समय क्रम में, टाइम नॉर्म्स में, टाइम कॉस्ट में या कार्य वक्र में। तो हम लोग कहेंगे कि ये जनरली हमारा आएगा कार्य वक्र में आएगा। किस में आएगा? कार्य वक्र में आएगा। मीन्स हम कहेंगे एक सर्किल कार्य के भार में विवरण, मीन्स कब हमारा कार्य कम रहा दिन भर में, कब ज्यादा रहा। तो ये हमें अपने कर्व द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं। मीन्स वर्क कर्व बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 25वां क्वेश्चन। कार्य वक्र सर्वाधिक होता है। कार्य वक्र सर्वाधिक सुबह होगा, दोपहर होगा, शाम होगा, रात्रि को होगा। हम कहें कार्य वक्र सबसे ज्यादा हमारा कब होगा? जब पीक लोड सर्वाधिक होता है, तभी हम कहते हैं कार्य वक्र भी सर्वाधिक होगा। मीन्स कार्य वक्र सर्वाधिक होना पीक लोड की बातें होती हैं। पीक लोड तो देखिए, पीक लोड की प्रक्रिया ही हमारी क्या है? कार्य वक्र का सर्वाधिक होना। मीन्स सुबह के समय 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक। देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तार अवस्था है। हम लोग कहेंगे पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तार अवस्था, तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर हमारी जो प्रथम अवस्था होती है ये समायोजन की होती है। दूसरा हम लोग कहते हैं विस्तार की होती है, और तीसरा संकुचन की होती है, और चौथा सेवानिवृत्ति की होती है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि पारिवारिक जीवन चक्र की चारों अवस्थाओं का नाम क्या है। तो यहाँ पे पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तार अवस्था हमने दे दिया है आपको द्वितीय। तो इसके साथ ही आप सभी को आप याद यहाँ से कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 27वां क्वेश्चन। देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र की संकुचित अवस्था, ये भी आपको मिला। हम लोग कहेंगे पारिवारिक जीवन चक्र की संकुचित अवस्था हमारी मिल गई। हम कहेंगे तृतीय अवस्था हमारी संकुचित अवस्था होती है, तृतीय अवस्था। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। कुछ समय के लिए कार्य से मुक्त होना कहलाता है। मीन्स कार्य को छोड़ करके हम कार्य कर रहे हैं, कार्य को छोड़ करके कुछ समय के लिए बैठ गए, आराम करने लगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट पीरियड बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्ट पीरियड, विश्राम काल। हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्राम काल। इसी को बोलते हैं रेस्ट पीरियड। इस रेस्ट पीरियड की बातें हमने बता रखा कि मेंटल वर्क है तो 40 मिनट वर्क करने के बाद 2 मिनट का रेस्टिंग होगा, जबकि हार्ड वर्क है तो कार्य में जितना समय लग रहा है उस समय का 57% भाग हमको रेस्ट करना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 29। देखिए, मध्याह्न भोजन अवकाश का समय काल होता है। तो यहाँ पर हमने आपको बता रखा है कि समय काल कितना होगा मध्याह्न भोजन का। हम लोग को मालूम है 30 से लेकर के 45 मिनट, 30 से लेकर के 45 मिनट का समय काल हमारा किसका होता है? मध्याह्न भोजन अवकाश का समय होता है। मीन्स हमारा सही होता है ऑप्शनल नंबर बी। आइए 30वां क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, भारी कार्य करने के बाद कार्य समय का कितना प्रतिशत विश्राम करना चाहिए? तो हमें मालूम हुआ कि भारी कार्य करने के बाद देखिए कार्य समय का कितना हम लोग कहें कितना प्रतिशत विश्राम करना आवश्यक है। तो अभी हम कई बार आपको बता चुके हैं कितना, 57%, क्योंकि कार्य हमारा कैसा है? कार्य हमारा भारी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 31। देखिए, समय भोजन का मूल्यांकन किया जाता है। हम कहेंगे समय का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ भोजन वर्ड गलत इसमें क्वेश्चन में आ गया है। हम कहें समय का मूल्यांकन किया जाता है। समय का मूल्यांकन, यहाँ की चीजें निकालिए। हम कहेंगे समय का मूल्यांकन किया जाता है। हम कहेंगे समय का मूल्यांकन गैंट चार्ट। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। गैंट चार्ट में समय का टोटली इवैल्यूएशन आपका मिलता है।
आइए 32 क्वेश्चन देखते हैं। सुविधाजनक एवं संतोषजनक तरीके से कार्य संपन्न करना है, मीन्स सुविधाजनक भी हो और सेटिस्फेक्शन भी हो। तो ये दोनों चीजें हमारी मिलेंगी। कब मिलेगा? सुविधा भी मिले और संतोषजनक तरीके से कार्य संपन्न करना कहलाता है समय व्यवस्थापन, धन व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन। डी कोई नहीं। तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इसे आप क्या बोलेंगे? सुविधाजनक और शक्तिजनक संतोष की प्रक्रिया हमारी होती है पावर मैनेजमेंट। जब शक्ति का हम व्यवस्थापन कर लेंगे तो सुविधा भी होगी और सेटिस्फेक्शन भी होगा, क्योंकि हमें फैटिग्यू नहीं आएगा, हमें थकान नहीं आएगी। जब हमें थकान नहीं आएगी तो हम कहेंगे सुविधाजनक है और संतोषपूर्ण है, मीन्स शक्ति व्यवस्थापन। अब क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा किसका? हम कहेंगे एनर्जी मैनेजमेंट। अब यहीं से आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट, देखिए एनर्जी मैनेजमेंट का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया। आपका सुविधाजनक और संतोषजनक तरीके से कार्य संपन्न करना ही बोला जाएगा शक्ति व्यवस्थापन। मीन्स कम ऊर्जा के खर्च द्वारा हम लोग अपने कार्य को समय के अनुरूप कर लेते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं शक्ति व्यवस्थापन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33वां। देखिए पारिवारिक जीवन चक्र किस अवस्था में समय और शक्ति की मांग कम होती है? हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर न ज्यादा हमको समय हमें खर्च करना है और न ज्यादा हमें रुपया खर्च करना है। तो हम कहेंगे कि देखिए समय और शक्ति की मांग कम होती है। हम कहेंगे कौन सी अवस्था में समय और शक्ति की मांग कम होती है? तो हम कहेंगे पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में समय और शक्ति की मांग कम होती है। पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में अधिक होगी समय और शक्ति। अगर यही बातें आ गया कि समय एवं शक्ति, समय और शक्ति की मांग हम कहेंगे अधिक होती है, अधिक की बातें आ गया कि समय और शक्ति की मांग अधिक होगी, तो हम लोग कहेंगे इसका आंसर आता है हमारा जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि समय और शक्ति की मांग किस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है और किस अवस्था में सबसे कम होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 34। देखिए पारिवारिक जीवन चक्र किस अवस्था में समय और शक्ति की मांग अधिक होती है? ऑलवेज हम आपको बता चुके हैं कि हम कहेंगे कि हमारी द्वितीय अवस्था में होगा। किस में होगा? द्वितीय अवस्था में होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 35। देखिए टॉर्सल मोड़न प्रयास है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर कई हमारे प्रयास हैं। तो यहाँ पर देखिए मोड़न प्रयास हम लोग क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि यहाँ पर झुकना, उठना, एड़ी के बल बैठना, डी सभी। तो हम कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये सभी सही होगा। तो यहाँ पर आइए मोड़न का हम बातें कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सभी। तो देखिए एक हम लोग कहेंगे दो प्रक्रियाएं यहाँ पर आएगी। कृषि कार्य हम लोग कहेंगे क्या? यहाँ पर कृषि कार्य बोलेंगे। यहाँ पर कि जो भी हमारे कृषि कार्य और बागवानी के कार्य होंगे, यहाँ पर कृषि कार्य और हम कहेंगे बागवानी, कृषि कार्य और बागवानी कार्य। इन दोनों कार्य के तहत हम लोग कहेंगे उठने बैठने, झुकने, उठने बैठने, झुकने, मुड़ने के लिए हमें जो प्रयास किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं टॉर्सल्स प्रयास, मीन्स मोड़न प्रयास। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी। तो यहाँ पर हम लोग जनरली उठ बैठ नहीं रहे हैं। ये हमारा कृषि कार्य या बागवानी के तहत हमारा क्या होता है? ये मोड़न प्रयास। मोड़न को याद रखना। ये टॉर्सल्स मीन्स हम कहेंगे घुटने के नीचे की प्रक्रिया हमारी टॉर्सल्स की होती है। जैसे हम लोग कहेंगे कार्पल्स और टॉर्सल्स। तो ये टॉर्सल्स मोड़न हम लोग कहेंगे गिट्ठी, या आप समझ सकते हैं गिट्ठी, या आप कह सकते हैं जो है आपका, इसे आप बोल सकते हैं जो है क्या और बोल सकते हैं, आप कहते हैं एड़ी के ज्वाइंट,
एड़ी के ज्वाइंट हमारा मोड़न या टॉर्सल होता है, इसके द्वारा हम लोग वर्क करते हैं। जनरली उठना बैठना हो, सामान्य उठने बैठने के तहत देखिए, अगर बातें आते सामान्य आप लेके मनोरंजन या वॉकिंग में उठना बैठना, चलना, मुड़ना, अगर ये सभी चीजें आता है सामान्य मनोरंजन और वॉकिंग में, अगर ये सब चीजें आती हैं, कृषि कार्य और बागवानी के अतिरिक्त अगर ये सभी चीजें हमारे आते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस हमारा हम कहेंगे कि ये हमारा पेडल का होगा। किसका होगा? ये हम कहेंगे, इसे हम लोग पेडल बोलते हैं, पेडल। ये पेडल हमारा प्रयास होता है, पेडल इफोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, पेडल इफोर्ट। तो देखिए, पेडल इफोर्ट के तहत सामान्य की प्रक्रियाएं हमारी आती हैं, और जबकि टॉर्सल्स के तहत हम कहेंगे कृषि और बागवानी के तहत हमारा उठना बैठना झुकना ये सभी होता है। तो इस तरीके से आप हमेशा याद रखना, एक हमारा ये मोड़न और दूसरा पेडल। तो इस तरीके से टॉर्सल्स, मोड़न और पेडल से क्वेश्चन हमेशा आपको आता रहता है। देखिए यहाँ पर आ गया आपका पेडल प्रयास मीन्स पद, चलना, हिलना, डुलना, खड़ा होना, घुटने मोड़ना, ये सभी हमारा हम कहेंगे कि ऑप्शनल हमारा यहाँ पर सही होता है, ये सभी। तो अंतर आपको समझ गया होगा, हमने अभी आपको दे दिया है कि सामान्य अवस्था में क्या बोलेंगे, सामान्य अवस्था में एक क्रियाएं पेडल प्रयास बोली जाती हैं, पेडल इफोर्ट कहलाती हैं। तो देखिए, सामान्य अवस्था में पेडल इफोर्ट हैं, और यही क्रियाएं हमारी जो है क्या कहेंगे, अगर वर्किंग के तहत हैं, वो वर्किंग चाहे कृषि का हो या बागवानी का हो, या हम कहेंगे जॉब का हो या इंडस्ट्रियल का हो या लघु उद्योग का हो, उसमें ये सभी क्रियाएं हमारी आती हैं, तो उसे हम लोग टॉर्सल से या हम कहेंगे मोड़न प्रयास कहा जाता है। या सामान्य अवस्था में हम लोग इसे बोलते हैं पेडल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37। देखिए, बातचीत करना किस प्रकार का प्रयास है? बातचीत करना हमारा कहेंगे मानसिक प्रयास है या शारीरिक प्रयास है या मोड़न प्रयास है या पद प्रयास है, आपको सीधे मालूम है, हम कहेंगे मेंटल इफोर्ट है। आइए 38वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फैलाना, समेटना, लिखना किस प्रकार का कार्य है? मीन्स हम कहेंगे कि ये मानसिक कार्य है, तो आप एक से ही आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हम कहेंगे लिखने के तहत आपको तो मालूम ही होगा कि लिखना किस प्रकार का हमारा प्रोसेस है। तो हम कहेंगे कि लिखना, फैलाना, समेटना और लिखना किस प्रकार का प्रयास है, तो हम कहेंगे शारीरिक हमारा क्या होगा, ये फिजिकल इफोर्ट है। लाइक दैट, इसे हम लोग किस में काउंट करते हैं, इसे हम लोग फिजिकल इफोर्ट, ये हमारा क्या होगा, ये फिजिकल इफोर्ट का बातें होती है। पढ़ना नहीं है, यहाँ पर हम कहेंगे लिखना है। लिखना हमारा यहाँ पर सारी, यहाँ पर मानसिक पढ़ना, ये पढ़ना हमारा इसमें आएगा मानसिक इफोर्ट में, और लिखना हमारा, ये लिखना हमारा आएगा फिजिकल इफोर्ट में। आइए 39 क्वेश्चन देखते हैं। किस का निम्न कार्य है हल्का कार्य? निम्न में हल्का कार्य है, इसमें हल्का कार्य कौन सा है? हम लोग देखते हैं निम्न वर्क, निम्न कार्य है, ऑब्लिक हम कहेंगे निम्न कार्य, ऑब्लिक हल्का कार्य। पढ़ना, लिखना, बुनाई, रफू करना, हाथ सिलाई, झाड़ू लगाना, दी सभी। मीन्स आप याद रखना, देखिए हाथ हैंड वीविंग है, हम लोग कहेंगे हैंड वीविंग हमारा हल्का वर्क है। हैंड वीविंग ये हल्का वर्क है। इसी तरीके से हम कहेंगे मशीन वीविंग, अगर मशीन वीविंग है ये हमारा हाथ की सिलाई है। अब मशीन वीविंग में मशीन पैर, अगर पैर की बात है मशीन पैर, तो हम कहेंगे मध्यम कार्य है, मध्यम। देखिए पैर मशीन, हाथ सिलाई है,
अगर पैर सिलाई आएगा तो पैर सिलाई हमारा किसके अंतर्गत आएगा, हम कहेंगे मध्यम क्या आएगा, और हाथ सिलाई की प्रक्रियाएं हमारी किसके अंतर्गत आएंगी, हम लोग कहेंगे निम्न कार्य के तहत आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मध्यम कार्य है। देखिए हम लोग कहेंगे क्लॉथ वॉशिंग और ड्राइंग, इसके बाद वेजिटेबल्स ड्राइंग एंड कटिंग, आटा गूंथना, बर्तन धोना, पैर मशीन से सिलाई करना। मीन्स से यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आटा गूंथना और बर्तन धोना। 40वां क्वेश्चन अगर आप काउंट्स करेंगे तो यहाँ पर लगभग ये हमारा सभी ऑप्शनल सही होगा, मध्यम वर्ग सभी है यहाँ पर। आइए इसके तहत एक ऑप्शन हम लोग और बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ई हम कहते हैं सभी। मीन्स ये सभी हमारे ऑप्शनल क्या हैं, सही हैं। मीन्स आपको याद कर लेना है कि ये सभी हमारे सेडेंट्री वर्क कहलाते हैं, ये मिडिल वर्क कहलाते हैं हमारे। देखिए भारी कार्य है या श्रमशील या स्ट्रेनस वर्क कार्य है, मीन्स हैवी वर्क। हैवी वर्क में आपको ये सभी एग्जाम्पल दिए गए हैं, फर्श धोना, मसाला पीसना, चादर धोना, लाइक दैट डी, ये सभी वर्क हमारे बोले जाएंगे हैवी या स्ट्रेनस वर्क कहलाते हैं ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्का कार्य, मध्यम कार्य और भारी कार्य में शक्ति व्यय मीन्स एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस की प्रोसेस हम कहेंगे कि हल्के वर्क में कितनी एनर्जी का लॉस होता है। हल्के वर्क में हम लोग कहेंगे 50% एनर्जी लॉस होती है, जबकि मध्यम वर्क में हम लोग कहेंगे 24%, और भारी वर्क में हम लोग कहेंगे 50% एनर्जी लॉस होती है। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 का। देखिए खड़े होकर कार्य करने से प्रति मिनट ऊर्जा व्यय होती है। मीन्स अगर हम स्टैंडिंग के पोजीशन में होकर के वर्क करते हैं तो 1 मिनट में कितनी ऊर्जा खर्च होती है, तो हम कहेंगे 1.45 किलो कैलोरी। देखिए 1.45 किलो कैलोरी हमारी प्रति मिनट ऊर्जा, पर मिनट ऊर्जा हमारी क्या होती है, इन्वेस्ट होती है या खर्च होती है। आइए 44 का क्वेश्चन देखते हैं, पेशियों की थकान मापी जाती है, हम कहेंगे स्पायरोमीटर, कैलोरीमीटर, अर्गोमीटर। डी हम कहें कोई नहीं, तो हम लोग को मालूम है कि इसे हम कहेंगे अर्गोमीटर। ये हमें रटने की बातें है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे रट सकते हैं अर्गोमीटर। पेशियों की थकान, फैटिग की प्रक्रिया हमारी अर्गोमीटर से नापी जाती है। आइए 45वां क्वेश्चन में देखते हैं, कार्य के प्रति घृणा या अरुचि पैदा हो जाती है। कब हम कहेंगे कार्य करने का मन नहीं करता, अरुचि होने लगती है, ये होता है कि अब कार्य हमें नहीं करना है। हम कहें शारीरिक थकान या मानसिक थकान या दोनों, तो हम लोग को मालूम है कि कार्य हमारे मानसिक की प्रक्रियाएं होती है। घृणा और अरुचि का प्रोसेस हमारे वर्क में हम कहें मेंटल फैटिग के कारण होती है। मेंटल फैटिग का प्रोसेस होता है यहाँ पर, इसलिए हमें कार्य करने का मन नहीं करता। क्योंकि मानसिक थकान की प्रक्रिया हमारी 2 रूप में होती है, एक बर्डन का प्रोसेस होता है, दूसरा फ्रस्ट्रेशन का होता है, इसलिए वर्क का कार्य करने का मन नहीं करता। व्यक्ति योजनानुसार कार्य नहीं कर पाता या बार बार असफलता हाथ लगती है, तो कौन सी थकान होती है, हम कहेंगे नीरस होती है, कुष्ठाजन्य होती है, शारीरिक होती है। तो हम लोग को मालूम है, इसे हम लोग कहेंगे कुष्ठाजन्य थकान होगी। कौन सी थकान होगी, बार बार असफलता में हम लोग कहेंगे कि फ्रस्ट्रेशन आता है। कुष्ठाजन्य को हम लोग फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है। जबकि नीरस को हम लोग बर्डन बोलते हैं, बर्डन हमारी थकान नहीं होती। असफलता का प्रोसेस हमारा फ्रस्ट्रेशन से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए लगातार पढ़ने या लिखने से कौन सी थकान होती है, बर्डन होता है या फ्रस्ट्रेशन होता है या फिजिकल होता है या कोई नहीं। हम लोग कहेंगे लगातार पढ़ने लिखने से बर्डन होता है, हम कहेंगे बोझ हो जाती है, पढ़ाई लिखाई हमारी क्या है, एक बोझ के समान लगने लगती है। हम कहेंगे नीरस से बर्डन फैटिग की प्रोसेस आता है यहाँ पर, फैटिग। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि लगातार पढ़ने लिखने से जो हमारी थकान होती है उसे हम लोग बर्डन फैटिग कहते हैं, जो है मीन्स नीरस थकान बोली जाती है। अगला क्वेश्चन आइए 48 का, थकान कारक
थकान का कारण है, थकान का कारण क्या है? हम कहेंगे लैक्टिक एसिड का जमाव। हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का थकान का कारण है। हम कहेंगे लैक्टिक एसिड का जमाव, CO2 की अधिकता, सी कहेंगे दोनों। यहाँ देखिए ये हमारा मेजर होता है, ये मेजर पोर्शन है और ये हमारा माइनर पोर्शन है, माइनर। तो हमारा मेजर और माइनर यहाँ पर दोनों दे रखा है कि थकान लैक्टिक एसिड के कारण भी होती है और CO2 की अधिकता के कारण भी होती है। थकान को दूर किया जा सकता है किसके द्वारा? हम कहेंगे वर्क परिवर्तन द्वारा, मोटिवेशन द्वारा, इंटरेस्ट द्वारा। हम कहेंगे सभी हमारे फैक्टर हैं जिनके द्वारा हम अपने फैटिग्यू को दूर कर सकते हैं। मीन्स थकान को दूर करने के तीनों ऑप्शनल हमारे परफेक्ट हैं। मीन्स कार्य में परिवर्तन कर दीजिए, हल्का कार्य कर रहे हैं तो कठिन कार्य करिए, अगर हार्ड वर्क है तो लाइट वर्क करिए। आइए अपना लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, देखिए शक्ति व्यवस्थापन का मूल्यांकन है संभव असंभव दोनों। तो हम कहेंगे क्या होगा? हम कहेंगे एनर्जी मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन हमारा संभव है। मीन्स हमें मालूम है कि एनर्जी कितनी किस कार्य के लिए लॉस होती है या किसी भी कार्य को करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसके साथ ही आज हम लोग का ये दोनों टॉपिक एनर्जी मैनेजमेंट और हम कहेंगे टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन समाप्त हुआ और आज के साथ ही ये क्लास हमारी भी समाप्त हुई। नमस्कार।